गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ज्योग्राफी के अगले वीडियो में आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखो, आज इस वाले वीडियो में गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ये देख लिया, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में थोड़ा सा देखे थे, और वहाँ हम लोगों ने ये भी स्टार्ट कर दिया था कि सिंधु नदी तंत्र को ख़त्म कर दिया, मतलब कि इंडस रिवर सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया था। तो आज इस वाले वीडियो में अगर से हम बात करते हैं तो इसमें हम किसकी बात करेंगे? गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, गंगा रिवर सिस्टम समझने से पहले हमें थोड़ी एक पंचप्रयाग होता है, थोड़ा उसे समझ लेना है कि ये जो पंचप्रयाग बना ये कैसे बना है, ठीक ना। तो आज हम पहले पंचप्रयाग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। ऐसे भी आप भी 2 पेनों का यूज करेंगे, 2-3 पेनों का, ताकि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर रहे कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक ना। देखो, सबसे पहले अगर हम पंचप्रयाग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ना कुछ ग्लेशियर बना देने, क्योंकि देखो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, या तो झील से निकलेंगी या तो ग्लेशियर से निकलेंगी, ठीक ना भाई। ये 2 चीज़ें आपको समझना। अगर ग्लेशियर से निकलेंगी इसका मतलब ये पहाड़ों से निकल रही होंगी। पहाड़ों के ऊपर क्या होता है भैया? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? हिमनद। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? हिमनद होता है। और हिमनद का मतलब क्या होता है? पूरा जो पर्वत बर्फ से ढका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक ना। तो ग्लेशियर वही इंग्लिश वर्ड हो जाता है, और जो हिमनद होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमें पता होने चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कैसे चीज़ें नहीं होंगी। देखो, सबसे पहले आपको क्या कर लेने हैं, ऐसे करके ना आप पहले ना कुछ मैं पहाड़ बता रहा हूँ ना, पहले उनको आप बढ़िया से नोट कर लो, तभी आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये प्रयाग हैं कैसे। समझ के पहले एक बार यहाँ पर केवल हम पंच प्रयाग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा धीरे धीरे पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसे अपने दिमाग से बना लेना, ऐसे बड़ा सा एक मैंने यहाँ पर हिमनद बना दिया। इस हिमनद का नाम रख दिया सतोपंथ। इस हिमनद का नाम क्या रखेंगे? तो हम कहेंगे भैया इस हिमनद का नाम रखेंगे सतोपंथ। अब कहीं पंथ लिखा होता है, कहीं पथ लिखा होता है, ठीक ना। सतोपंथ ऐसे करके था नहीं दिया होता, वहां पर क्या दिया होता? सतोपंथ, ऐसे सतोपंथ, ठीक ना। ये कौन सा ग्लेशियर हुआ? तो हम कहेंगे ये सतोपंथ हिमनद हुआ। हिमनद हुआ। हिमनद का मतलब ये होता है कि यानी ये ग्लेशियर है, समझ गए। और बाबू ग्लेशियर जैसे मैं नाम ले रहा हूं तुरंत आपके दिमाग में बातें आ जा रही होंगी, इसका मतलब ये क्या होगा? यही एकदम पूरा ऐसे बना हुआ दिमाग में कि हाँ ये कोई पर्वत होगा, ठीक ना। अगर पर्वत है, अगर बात करते बाबू इसी की, तो कभी भी अपने दिमाग में याद रखे रहना सतोपंथ हिमनद कहाँ पर होता है? इसके आसपास एक, कहने का मतलब एक तीर्थ स्थान भी है यहीं पर। सतोपंथ हिमनद के पास में ही एक तीर्थ स्थान है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ, ठीक ना। यहीं पर आपको वो भी लिख लेना कि बद्रीनाथ यहीं पर है, ठीक ना, बद्रीनाथ। अब देखो, अब आप कहेंगे भैया क्यों सर ये पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम कहेंगे भैया देखो यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक इधर से निकलती है और एक इधर से निकलती है, ठीक ना। जो इधर से निकलती है इसका नाम है बिसड़ू गंगा। इसका नाम क्या होगा? हम कहेंगे बिसड़ू गंगा। और जो इधर से निकलती है इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा याद रखे रहना, ये दोनों नाम एकदम बढ़िया से याद रख लो, बिसड़ू गंगा, धौली गंगा। फिर ये दोनों नदियां क्या कर जाती है? मिल जाती हैं, एक जगह पर मिल जाती हैं। और जहां पर कभी भी 2 नदियां मिलती हैं उनको हम संगम के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं, ठीक ना। और जो यही संगम बनेंगे ना, यही आपके ना मतलब प्रयाग बनेंगे। अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर कभी भी देखो, एक होता है कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस। अब कभी भी बात करें कि बताओ ये कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? हम कहते हैं संगम होता है, संगम होता है। हम कहते हैं संगम क्या होता है? हम कहेंगे प्रयाग होता है, ठीक ना। कहने का मतलब जब 2 नदियां, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, दोनों नदियां अगर आपस में मिल जाती हैं तो इन्हीं को आपको बोल देना ये संगम है, ये प्रयाग है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। ऐसे देखो यहाँ पर एक नदी इधर से आई और एक नदी इधर से आई, हमने कहा ये बिसड़ू गंगा और ये धौली गंगा, 2 नदियां आ गई। अब जहां पर ये दोनों मिल रही है, संगम बना रही है, प्रयाग बना रही है, कॉन्फ्लुएंस बना रही हैं, इसी स्थान को नाम दिया गया है बिसड़ू प्रयाग। नाम याद रखेंगे, इसका नाम है बिसड़ू प्रयाग, बिसड़ू प्रयाग।
अच्छा देखो एक चीज और सुन लेते हैं, अगर कभी भी दो नदियां ऐसे आपस में मिलती हैं तो जो छोटी नदी होती है, छोटी नदी का मतलब इसकी जैसे गहराई कम हो, इसकी चौड़ाई कम हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, छोटी नदी बोल देंगे, ठीक ना। या दूरी कम कर रही हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, छोटी नदी थोड़ी बोल देते हैं, समझ गए। तो इसके नाम से आगे वाली नदी नहीं जानी जाएगी, जो एकदम गहरी नदी होगी इसके नाम से इसे जाना जाएगा, या तो जो बड़ी नदी होगी उसके नाम से, या गहरी होगी उसके नाम से, या लंबी होगी उसके नाम से, समझ गए, उसके नाम से आगे की नदी को जाना जाएगा और इसको बोल दिया जाएगा कि ये इसकी सहायक नदी है, ठीक ना। लेकिन अगर मान लो कि दोनों लगभग सेम चीज में है, सेम लंबाई की है, सेम उनकी डेप्थ है, मतलब हर चीज उनका वॉल्यूम समान है, सब कुछ अगर उनका समान होता है तो भैया हम वहां पर ना एक दूसरा नाम ही दे देते हैं। अब हम कहेंगे कि कोई दूसरी नदी आ जाएगी, अब हम कहेंगे भैया जो विष्णु गंगा धौली गंगा दोनों लगभग सेम आयतन की है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, अब विष्णु प्रयाग से यहां से इन दोनों नदियों के संगम के बाद से हम इसको जानेंगे भैया अलकनंदा के नाम से, समझ गए। अब ये कौन सी नदी बन गई, तो हम कहेंगे ये बन गई है अपनी अलकनंदा, अलकनंदा नदी बन गई है, समझ गए। इतना आप समझ गए होंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक ना। ये बन गई अलकनंदा, ध्यान से देखना एकदम बढ़िया से। अब ये बन गई अलकनंदा, अब ये अलकनंदा ऐसे ऐसे आ रही है, अलकनंदा क्या कर रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक ना। मैं आपको बताऊं यहां पर एक और ग्लेशियर पाया जाता है या पर्वत पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक ना। और यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम रखा गया है नंदाकिनी नदी, इस नदी का नाम क्या रखा गया, तो हम कहेंगे भैया नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, ठीक ना। ये कौन सी नदी बन गई, हम कहेंगे भैया नंदाकिनी नदी। अब ये जो नंदाकिनी नदी है ये आके अलकनंदा में मिल जाती है, और अलकनंदा में जिस स्थान पे मिलती है भैया इसको हम नाम देते हैं नंद प्रयाग, इसको हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भैया इसको हम बोलेंगे नंद प्रयाग, याद रखेंगे बढ़िया से, ये बन गया आपका नंद प्रयाग। अच्छा दो पेन का यूज करें तभी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। फिर मैंने कहा कि देखो यहां पर एक ग्लेशियर और है, ये जो ग्लेशियर है इसको बोलते हैं भैया पिंडारी ग्लेशियर, समझ गए। ये कौन सा ग्लेशियर है, तो हम कहेंगे भैया ये है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या हिमनद जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हो। अब यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम ही रखा गया है पिंडार नदी, ये कौन सी नदी आ गई, हम कहेंगे भैया ये है पिंडार नदी। यहां पर भी कॉन्फ्लुएंस बन गया, यहां पर क्या बन गया, कॉन्फ्लुएंस बन गया, प्रयाग बन गया, संगम बन गया। तो हमें क्या बोल देना है, इसका मतलब अगर ये पिंडारी नदी है तो भैया यहां पर भी कुछ ना कुछ बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। हम कहेंगे बताओ जहां पर पिंड, ये लिख देते पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी। अब पिंडार नदी अलकनंदा से देखो आगे, देखो ये नंदाकिनी आके मिली, नंदाकिनी छोटी नदी, अलकनंदा बड़ी नदी, तो इसको आगे हम अलकनंदा के नाम से ही जानेंगे, ठीक ना। अब ये पिंडार नदी यहां पर आके मिल रही है, जब ये पिंडार नदी यहां पर आके मिलती है अलकनंदा में, तो भैया ये भी तो एक प्रयाग बना, तो हम कहेंगे इस प्रयाग को हम किसके नाम से जानेंगे, तो हम कहेंगे भैया इस प्रयाग को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किसके प्रयाग से नाम जानते हैं, तो हम कहेंगे कर्ण प्रयाग के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर लिखेंगे भैया कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे भैया, देखो एक यहां पर आपको ग्लेशियर मिलेगा, समझ गए, यहां पर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा। भैया अगर कभी आपसे पूछ ले बताओ वहां पर कौन सा ग्लेशियर है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा चोराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक ना। तो यहां पर मैं एक और ऐसे ग्लेशियर बना देता हूं, एक छोटा सा ग्लेशियर बना देता हूं। अब यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम हम रखेंगे भैया मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी रखेंगे इसका नाम, हम कहेंगे भैया मंदाकिनी नदी। लो भैया मंदाकिनी बना दिया मैंने, मंदाकिनी बना दी मैंने, ठीक ना। अब मंदाकिनी नदी जहां पर ये अलकनंदा में आके मिल रही है, समझ गए। अब ये भी तो एक प्रयाग बना, हम कहेंगे इसको हम कौन सा प्रयाग बोलेंगे, हम कहेंगे भैया इसी प्रयाग को बोला जाएगा, इसी प्रयाग को बोला जाएगा। इस प्रयाग को क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भैया इस प्रयाग को हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इसे क्या बोलेंगे, रुद्र प्रयाग का नाम लेंगे, ठीक ना।
अच्छा, अब थोड़ी इसके बारे में जान लेते हैं भैया, ग्लेशियर के बारे में। मैंने इसको बोला कि ये है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर या हिमनद, समझ गए, चोराबारी ग्लेशियर। अच्छा, यहां पर भी कोई तीर्थ स्थान है? हाँ, यहां पर भी तीर्थ स्थान है, जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ। घट्टा देखे थे ना कि यहां पर बाढ़ आ गई थी, सब कुछ बह गया था, समझ गए, तो केदारनाथ यही है। केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर है, वहीं से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। भैया इसका नाम लिखेंगे मंदाकिनी, इसका नाम क्या लिखेंगे? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक ना। अभी आगे चलेंगे, आप आगे चलेंगे। अभी देखो, ये हम जब रुद्रप्रयाग आ जाता है तो इसको भी अभी अलकनंदा के नाम से ही जानेंगे, ठीक ना। अब अलकनंदा और आगे बढ़ती है, अलकनंदा क्या करती है? और आगे बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर एक ग्लेशियर और मिलता है, यहां पर एक ग्लेशियर और मिलेगा। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम कहेंगे भैया ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां पर ऐसा क्या खास है? भैया यहां पर एक बहुत अच्छी ग्लेशियर, मतलब एकदम चोटी टाइप में बना दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं गोमुख, समझ गए। यही गंगोत्री ग्लेशियर में क्या है? तो हम कहेंगे भैया गोमुख है, गोमुख। और इसी गोमुख से, यहीं पर है गंगोत्री ग्लेशियर में, ये मिलेगा आपको। और यही गोमुख से एक नदी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं भागीरथी, समझ गए। तो हम कहेंगे भैया गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से क्या निकलती है? हम कहेंगे भैया एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम रखेंगे भैया भागीरथी, समझ गए। इस नदी का नाम क्या रखेंगे? तो हम कहेंगे भैया इस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी। और ये आके यहां पर अलकनंदा से मिल जाती है, और जहां पर ये अलकनंदा से मिलती है, याद रखे रहना, इसका मतलब ये भी एक प्रयाग बनाएगी। और इस प्रयाग को हम कहते हैं भैया देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग हो गया? देवप्रयाग। अब हम कहेंगे ये जो भागीरथी है, अच्छा, भागीरथी की एक सहायक नदी है, जिसको हम बोलते हैं भिलंगना। कौन सी नदी बोलते हैं इसको हम? भिलंगना, भिलंगना, ठीक ना। याद रखे रहना ये कि भागीरथी की एक सहायक नदी होती है भिलंगना, और भिलंगना और भागीरथी जहां पर मिलती है आपस में, यहीं पर एक बांध बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये जो टिहरी बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अभी तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन अब देखो चाइना में अब एक सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध सब चाइना में बन रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक ही क्या था? हम कहते भैया ये टिहरी बांध जो था, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन अब नहीं रहा, ठीक ना। अब ये कौन सा हो गया? तो भैया वो चाइना में चला गया, ठीक ना। लेकिन तब भी ये याद रखे रहना, भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है। ऊंचा का मतलब ऊंचाई लेंगे, बड़ा नहीं कह रहा हूं, ऊंचा कह रहा हूं। अगर कभी बड़ा शब्द बोल दिया तो इसका मतलब वहां पर हम आयतन देखेंगे, समझ गए, किसमें ज्यादा पानी मतलब कि है, जिसमें ज्यादा पानी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तब भैया उसको बड़ा बोलेंगे। ये ऊंचाई कह रहा, ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर कौन सा बात था? टिहरी बांध। लेकिन अब चाइना में चला गया, छोड़ो। अब ये जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग से जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां देवप्रयाग में जब मिल जाती हैं, यहीं से अब अलकनंदा नहीं रहेगी और ना ही भागीरथी रहेगी, अब इनका नाम क्या होगा? बदल जाएगा, और यहीं से इसका नाम क्या बन जाता है? गंगा नदी, गंगा नदी, समझ गए। तो हम कहेंगे गंगा नदी कैसे बनी है? तो हम कहते हैं भैया भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा नदी। क्या बोलेंगे? भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है गंगा नदी, समझ गए। और भागीरथी निकलती है गोमुख से, ना कि गंगा नदी निकलती है गोमुख से। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें ये पढ़ाया जाता है कि गंगा नदी जो होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ये एकदम बातें सरासर गलत हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात आपको याद रखना है कि भैया गंगा नदी कैसे बनी है। तो हम कहेंगे भैया भागीरथी और अलकनंदा के प्रयाग से बनी है या संगम से बनी है, समझ गए। अब देखो यही हमें पढ़ने थे 5 प्रयाग। देखो एक प्रयाग ये हुआ विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कब बनता भैया? विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलन स्थल को हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर देखो एक प्रयाग यहां पर बनता है,
हम कहेंगे अब आगे तो इसको हम अलकनंदा के नाम से जानेंगे। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को हम क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। फिर और आगे आते भैया, हम कहेंगे देखो इधर से हमने कहा कि अलकनंदा आ रही थी, इधर से पिंडार चली गई, और पिंडार और अलकनंदा का जो संगम होता है उसको हम किसके नाम जानते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया ये भी समझ गए। फिर हम कहेंगे अलकनंदा और आगे आती है, इधर से देखो चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है, और मंदाकिनी नदी आके कहाँ पर मिल जाती है? हम कहते हैं भैया ये रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा से। तो हम कहेंगे भैया अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल को हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक ना। और अलकनंदा आगे आती है तो हम कहते हैं इधर से देखो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है, और भागीरथी आके कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। अच्छा ये जितनी भी बातें यहाँ पर अभी चल रही हैं सारी की सारी बातें उत्तराखंड की हैं, समझ गए? ये पूरे की पूरी बातें कहाँ की हैं? तो हम कहेंगे भैया ये उत्तराखंड की पूरी बातें हैं। समझ गए इतनी बात की नहीं समझ गए? और ये जो हरिद्वार आपने मतलब कि ये देखा देवप्रयाग, देवप्रयाग भैया यही है हरिद्वार, हरिद्वार है, और यहीं से अब गंगा नदी इसका नाम पड़ जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो कॉन्फ्लुएंस इसको हम किसके नाम से अब आगे जानेंगे? गंगा नदी के नाम से जानेंगे, ठीक ना। और यहीं तक जो है बता देता हूँ, यहीं तक जो नदियाँ हैं ये सब पवित्र होती हैं। उसके बाद नदी में पूरा कचरा कूड़ा कचरा ये सब जाता रहता है, इसलिए गंदगी भरी रहती है पूरी नदियों में, ठीक है। अच्छा जिनको नहीं आता बढ़िया से लिख लेंगे भैया, और जिनको आ रहा है तो एक बार केवल रिवीजन कर लें, ठीक ना। देखना बहुत जरूरी होता है, देखो कॉन्सेप्चुअली चीजों को बहुत जरूरी होता है। अब मैं जब अभी हम गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ये वाले पूरे रिवर सिस्टम को नहीं बनाऊंगा, ठीक ना, कि फिर से लिखूं फिर से बनाऊं। अब हम चलेंगे भैया थोड़ी से आगे से, ठीक ना। ठीक ना, अब ये वाला मैं बना लेना आप भी, ठीक ना। करना क्या है देखो, इसमें ये बना लेना, उत्तराखंड बना लेना है, नेपाल बना लेना है, सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट बना लेना है, याद रख के रहना। ये उत्तर प्रदेश बना लेना, बिहार बना लेना, ठीक ना। और इधर देखो आपको अगर मैं आपको बता दूं तो इधर आपका थोड़ा से जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब सारी चीजें बनती हैं, ठीक ना। तो वो सब में नहीं, लेकिन इतना आपको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब देखो सबसे पहले हमें पंचप्रयाग तो आपने देख लिया। अगर पंचप्रयाग को मैं इसमें कंसीडर कर दूं तो आप कहेंगे इसका मतलब चलो छोटा छोटा बना ही देते हैं, कि यहाँ पर हमने एक बना दिया छोटा सा ग्लेशियर, एक छोटा सा ग्लेशियर और एक छोटा सा ग्लेशियर, ठीक ना। ऐसे हमने ग्लेशियर बना दिया। अब यहाँ से हमने कहा कि ये देखो धौला ऐसे बना लिया, इधर से हमने कहा विष्णु गंगा, इधर से धौली गंगा, दोनों मिल गई। यहाँ पर हमने कहा विष्णु प्रयाग बन गया, विष्णु प्रयाग से और आगे आते हैं अलकनंदा। इधर हमने कहा भैया देखो नंदाकिनी आके मिल गई, और इधर हमने देखा कि ये पिंडार नदी आके मिल गई। फिर इधर से हमने देखा यहाँ से मंदाकिनी आके मिल गई। फिर हमने अभी देखो इधर से हमने देखा कि यहाँ से कौन सी और नदी आके मिल गई, तो हम कहते भैया ये और एक आके मिल गई, भागीरथी आके मिल गई। ये तो आपके कौन सी थी नदियां? पंचप्रयाग। देखो ये आपको समझना है यार, क्योंकि अभी आपने पढ़ के आया, मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको पंचप्रयाग पढ़ा दिया, तो ये आपका पूरा का पूरा ये पंचप्रयाग ही है, समझ गए? पूरा का पूरा पंचप्रयाग ही है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पॉइंट आपको समझने हैं, समझ गए कि यहाँ से भैया ये विष्णु गंगा, धौली गंगा, फिर एक नंदाकिनी, पिंडार, समझ गए? अब ये क्या कह रहा हूँ, ये आके आके मिल रही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा है, बताओ ये कौन सा प्रयाग है। तो हम कहेंगे ये भैया विष्णु प्रयाग है। फिर देखो नंदाकिनी और आके अलकनंदा जहां पर मिल रही है इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। जहां पर आपकी पिंडार नदी और अलकनंदा आके मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं? गढ़ प्रयाग। ठीक है, जहां पर मंदाकिनी और ये सब आके मिलती है अलकनंदा, उसको हम रुद्र प्रयाग बोलते हैं। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं? हम कहेंगे इसको हम बोलते भैया क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। समझ गए? अब देखो एक ग्लेशियर अपना यहां और बनाओ, जैसे हमने कहा कि ये कौन सा है, तो भैया हम कहेंगे ये, अगर इसकी ग्लेशियर का बात करें ये है सतोपंथ, ठीक ना। अगर हम और इधर आते हैं तो हम कहते हैं भैया इसके आगे आपको मिलेगा केदारनाथ, चोराबोरी, ठीक ना। फिर हम कहते हैं और आगे आते भैया ये आपको मिलेगा गंगोत्री, और गंगोत्री का मतलब आपको समझ में आता है कि भैया यहीं से गोमुख है और गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, समझ गए? और आगे आ जाओ भैया, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर अगर हम यहां पर आते भैया एक और ग्लेशियर, इसको हम बोलते भैया यमुनोत्री। यमुनोत्री समझो भैया, यमुनोत्री ग्लेशियर है। और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है बाबू, यहां पर एक चोटी है बंदरपूछ। क्या है? हम कहेंगे बंदरपूछ। जो लोग मेरा पूरा लेक्चर देखे ना उनको पता होगा ये सब। बंदरपूछ, समझ गए? बंदरपूछ।
अब यही बंदरपुर से एक और नदी निकलती है, और जो नदी निकलती है भैया उस नदी का नाम यहां पर लिखना है आपको कि ये है यमुना नदी निकलती है। समझ गए कौन सी नदी निकल रही है? हम कहेंगे भैया ये निकल के आ रही है यमुना नदी, ऐसे देखो, ठीक ना। और इधर से आपको पता है देखो ये गंगा बन गई है, ऐसे ये गंगा नदी आ रही है। आप बढ़िया से याद देना, ये देखो ये क्या बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया, ये है ऐसे। समझ गए पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? ये कौन सी नदी बनी है? हमने कहा ये गंगा नदी है। कैसे बनी है? आपने पंचप्रयाग देख लिया, ठीक ना। फिर देखो इधर से हमने कहा ये बंदरपूछ, या हम कहेंगे भैया यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, तो आपको बताना है यमुना नदी। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी। समझ गए? ये है यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा नदी में कहां पर आके मिलती? तो हम कहते हैं भैया जहां पर आके मिलेगी ये संगम बनेगा, और ये बढ़िया वाला संगम है जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? प्रयागराज। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलते हैं भैया प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जहां भी कुंभ महाकुंभ लगा था, सभी लोगों ने गए थे देखने उगने। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको यह पता होना चाहिए कि गंगा और यमुना कहां पर आके मिलती हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या पूर्व इलाहाबाद जिले में मिलती है, ठीक ना। अब कुछ बातें हैं आपको समझनी है कि जैसे यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो पहले उसे भी समझ लेते हैं यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसमें। देखो अब जब अगर यमुना नदी की सहायक नदी बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा सोच रहे हैं दूसरे पेन से बना दे। देखो अगर यमुना नदी की सहायक नदी आपको समझनी है तो सबसे पहले बाबू देखो यहीं से एक नदी और है जिसको हम बोलते हैं हिंडन नदी। कौन सी नदी है ये? ऐसे निकल के आती है, ऐसे आके मिलती है, हिंडन नदी। हिंडन नदी याद रखे रहना, हिंडन नदी के किनारे ही गाजियाबाद बसा है। समझ गए? हिंडन नदी के किनारे ही गाजियाबाद बसा है, याद रखे रहना ये सब। हाँ बढ़िया से याद रहना चाहिए आपको। हाँ आपको याद रहना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर आपने देखा था, आलमगीरपुर भी हिंडन नदी के किनारे ही बसा है, ये भी आपको याद होने चाहिए। समझ गए? अच्छा एक और ऐसे छोटी सी नदी आके ऐसे मिलती है, इसको बोलते हैं रिंद नदी। ये कौन सी नदी है? तो हम कहेंगे ये रिंद नदी है, ये वाली जो रेड कलर देख रहे हो ये रिंद नदी है। समझ गए? अच्छा एक यहाँ हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकल के आती है, इसमें मिलती है, इसको हम बोलते हैं गिरि नदी। तो आपसे ये पूछेगा गिरि नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। रिंद किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक ना। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और बताओ ये देखो ये किस साइड से जाके मिल रही है? हम कहेंगे भैया ये जाके मिल रही है दाहिने साइड से। इसका मतलब जो यमुना नदी है गंगा की दाहिनी ट्राइब्यूटरी है, कहने का मतलब दाहिनी सहायक नदी है। आप समझ गए? ये भी बात समझ गए। अब देखो चल रही है मध्य प्रदेश में, ये देखो नीचे वाला पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश है, ये वाला पूरा रीजन आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में एक जगह भैया जिसको पहले हम महू के नाम से जानते थे, लेकिन आज के डेट में उसे हम अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है वो जगह, ठीक ना। तो हम कहेंगे भैया कहाँ है? देखो यहां पर एक जगह है महू, पहले था ये महू, लेकिन अब इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे भैया अब इसको हम अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में एक अंबेडकर नगर है और एक तो उत्तर प्रदेश में है ही, ठीक ना। तो ये है महू अंबेडकर नगर। अब मैं आपसे कहूंगा ये जो अंबेडकर नगर है ना, यहीं से एक नदी निकली है और इस नदी का नाम भैया चंबल। ऐसे ये बहुत अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है। ये नदी ऐसे निकल कर आती है, ऐसे मिलती है, ये है चंबल। ये कौन सी नदी है? चंबल भैया, चंबल नदी है। और चंबल नदी भैया ना घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है और अपने टापुओं के लिए बहुत फेमस है। चंबल के डाकू सुने हो आप? समझ गए? चंबल के डाकू आपने सुना, सभी तो आप सुने हो यार, ठीक ना। तो चंबल के जो डाकू होते हैं बहुत फेमस होते हैं। चंबल जो होता बाबू एकदम बीहड़ एरिया है, जहां से ये निकलती है ना नदी, पूरा जिस रास्ते से जाती है एकदम पूरा बीहड़ बना लेती है, मतलब बहुत ज्यादा कटाव उटाव कर देती है। तो आसपास में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बीहड़ बने हैं, समझ गए। वहां कोई जाता नहीं, डरते हैं लोग जाने से, तो वहां पर डाकू का स्थान बन जाता है सब, तो वहां पर डाकू रहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? वही बात आपको समझ नहीं आया। तो ये चंबल नदी है, कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। महू का मतलब आज अंबेडकर नगर। अच्छा ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब हम कहेंगे इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो चंबल नदी ना, चंबल की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। चंबल की भैया देखो एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं बनास।
चंबल की एक सहायक नदी है, इसको हम बोलते हैं भैया बनास। ये राजस्थान से निकलती है बनास, ठीक ना। बनास का उद्गम कहाँ है, तो हम कहेंगे भैया बनास का उद्गम है कहाँ पर, राजस्थान में। बता दूंगा उसको भी, घबराइए मत, ठीक ना, लूनी वाले में बता दूंगा उसको मैं। तो यहां से चंबल गई और इधर से इसकी एक बनास है। देखो जो बनास नदी है किसकी सहायक नदी भैया, चंबल की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी, देखो ये नदी ऐसे जा रही है, हम कहेंगे हाँ ये नदी ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब बनास ऐसे बाएं साइड से आगे मिल रही है। तो जो बनास चंबल की भैया बाईं सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी है, बाईं सहायक नदी है। ये सब आपको पढ़ने भैया, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ, इनको अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, समझ गए। अब और चलते भैया, और देखते हैं चंबल की कुछ और सहायक नदियां। हाँ और देखते हैं चंबल की और सहायक नदियां, देखते भैया। देखो एक चंबल की सहायक नदी ऐसे निकल के आती है, इसका नाम है भैया सिप्रा। ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, सिप्रा। अच्छा, इसको कहीं कहीं छिप्रा लिखा जाता है, कहीं कहीं इसको छिप्रा लिखा जाता है। आपने सुना होगा उज्जैन, उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, सिप्रा नदी के किनारे या छिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, जिसको हम बोलते हैं ना महाकाल का स्थान है वो, समझ गए, जय जय महाकाल, सुने हो ना, समझ गए। तो महाकाल का ये क्या है भैया, स्थल है। तो उज्जैन क्या है, महाकाल का स्थल है। और ये जो उज्जैन में ये पवित्र स्थान ये कहां पर है, तो हम कहेंगे ये सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। और सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी, आप कहेंगे चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे भैया घड़ियाल के लिए फेमस है, ठीक ना, बिहड़ों के लिए फेमस है। चंबल कहां से निकलती है भैया, मध्य प्रदेश से निकलती है। क्या चंबल राजस्थान में जाती है, ऑब्वियसली राजस्थान में चंबल जाती है। राजस्थान में ऐसे जाती है तो आपने सुना होगा कोटा, कोटा नाम सुने हो ना, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमें भाई चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। और भी अभी ये सब बताता हूं, आप टेंशन मत लीजिए केवल बस। फिर देखो भैया और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक ना। अब ये जो सिप्रा नदी होती है ये आके चंबल से मिल जाती है, और चंबल से मिलने के बाद, समझ गए, चंबल से मिलने के बाद ये भैया चंबल के नाम से आगे जानी जाएगी, समझ गए। और आगे आते भैया, एक यहां पर दूसरी नदी आके ऐसे मिलती है भैया, इस नदी का नाम है काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध। अब ये जो काली सिंध नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल। और ये जो जितनी अभी यहां बता रहा हूं, सिप्रा, काली सिंध, सब मध्य प्रदेश से निकल रही हैं, सब मध्य प्रदेश से निकल रही बाबू, सारी की सारी मध्य प्रदेश से निकल रही। फिर एक और नदी यहां पर आपको मध्य प्रदेश से निकलते हुए दिखेगी, इसका नाम है भैया पार्वती नदी। आप पूछेगा पार्वती किसकी सहायक नदी है, आपको बताने पार्वती चंबल की सहायक नदी है। तो याद कर लो, सिप्रा काली सिंध पार्वती है, सिप्रा काली सिंध पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल की। इधर से देखो बनास, तो भैया पार्वती चंबल की दाहिनी सहायक नदी है कि बाईं सहायक नदी है, हम कहेंगे दाहिनी सहायक नदी, दाहिने से जा रही है ना। ऐसे जिस साइड में ऐसे नदियां अपना मुंह लेके जाती हैं तो उनका जैसे हमारा दायां बायां होता है, ऐसा उनका भी दायां बायां होता है, ठीक ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे इंसान हो यार। अब देखो हम कहेंगे भैया, अब यहां पर मैं बनाऊंगा सतपुड़ा श्रेणी, ये मैंने बना दिया सतपुड़ा श्रेणी, क्या ये, तो हम कहेंगे भैया ये इसी में लिख देता हूं, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं मुझे पता है। ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक ना। अब सतपुड़ा श्रेणी से भैया 3 नदियां निकलेंगी, 3 नदियां, ठीक ना। पहली नदी हम कहेंगे, जो पहली नदी निकलती इसका नाम भैया रखेंगे सिंध, सिंध लिखेंगे, इसका काली सिंध नहीं, केवल सिंध नदी। एक और ऐसे निकलती है, उसका नाम रखेंगे भैया बेतवा, क्या नाम रखेंगे इसका, हम कहेंगे बेतवा। फिर एक और निकलती है ऐसे, इसका नाम रखेंगे केन, केन याद करेंगे, सिंध बेतवा केन। सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदी है, तो बताना है भैया, सिंध बेतवा केन जो होती है किसकी सहायक नदी है, तो हम कहेंगे भैया यमुना नदी की सहायक नदी है। समझो पहले, ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन, ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन। तो सिंध बेतवा केन किसकी सहायक नदी है, देखो किस में जाके मिल रही है, यमुना में जाके मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसका मतलब ये यमुना की सहायक नदी। बताओ किस साइड से आके मिली है,
आपको बता देना ये दाहिने साइड से आके मिली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दाई सहायक नदी हैं, यमुना की दाई सहायक नदी हैं। देखो हिंडन और रिंद जो नदियां हैं ये यमुना की बाई सहायक नदी हैं। गिरी जो है ये कौन सी है, हम कहेंगे ये दाई सहायक नदी है। क्लियर हो गया आपका, याद हुआ। सिंध बेतवा केन, इधर से देखो सिप्रा काली सिंध पार्वती बनास, सब बढ़िया है एकदम बढ़िया, याद दिमाग में बैठा चलो बस, समझ गए। अगर यमुना के बारे में पूछेगा इतना आप याद रख लेना, बहुत है इतना। अच्छा, बेतवा और केन को ना ऐसे करके लिंक कर दिया गया है, जोड़ा जा रहा है, एक नहर की खुदाई करके इनको ऐसे जोड़ा जा रहा है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं बेतवा केन परियोजना, केन बेतवा परियोजना, समझ गए। इसको हम बोलेंगे क्या, केन बेतवा परियोजना। और यही मैं आपको बता दूं यहीं पर टाइगर रिजर्व है एक, जिसका नाम है भैया पन्ना टाइगर रिजर्व, समझ गए। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जब इनको आप जोड़ोगे तो यहाँ से बहुत सारी जंगलों की कटाई की जाएगी। तो जो भैया यहाँ का पन्ना टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर डैमेज हो रहा है, मतलब वहाँ के जो जानवर रहते हैं वहाँ पर जो उनके हैबिटाट्स बनाए गए हैं उनको नुकसान हो जा रहा है, इसीलिए इसको रोका जा रहा है। बहुत दिन से ये ऐसे बवाल में चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बगल में पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डन नहीं हो पा रहा है। अच्छा आगे चलेंगे, अब देखो और आगे चलते भैया। अब पहले यहां पर आपको एक जगह बनानी है, समझ गए। एक जगह का मतलब एक आपको छोटा से पर्वत बना लेना, जिसको बोलते भैया दूधा टोली बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हम कहेंगे यहां पर एक आपको छोटा सा पर्वत आपको मिलेगा दूधा टोली करके, यहां पर उत्तराखंड में इसका नाम रखेंगे भैया दूधा टोली, दूधा टोली, ठीक ना। क्या लिखेंगे, दूधा टोली। और दूधा टोली में एक बात मैं और आपको बता दूं, यहीं पर आपको मिलता है दिवाली खाल, ऐसे क्या है, दिवाली खाल नामक एक जगह, मतलब कि स्रोत है, दिवाली खाल, दिवाली खाल नामक एक स्रोत है, मतलब जैसे पानी होने का, जैसे ग्लेशियर व्लेशियर वहां पर भी है, तो वहां से एक स्रोत है, वहां से एक नदी निकलती भैया, उस नदी का नाम है रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है, हम कहेंगे ये नदी देखो आ रही है, ये है रामगंगा। तो रामगंगा कहां से निकलती है, तो हम कहेंगे भैया दूधा टोली से। लिखेंगे भैया यहां पर लिखना है आपको रामगंगा, रामगंगा, समझ गए, रामगंगा। रामगंगा कहां से निकलती है, उत्तराखंड के दूधा टोली से निकलती है। जो दिवाली खाल एक स्रोत है, दिवाली खाल स्रोत से ये क्या निकलते हैं, उसमें पानी भरता है, ठीक ना, जैसे झील टाइप में है, समझ गए। अब ये आके कहां पर मिलती है, तो हम कहते हैं भैया ये आके मिलती है कन्नौज में, कन्नौज में। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ रामगंगा नदी, समझ गए, रामगंगा नदी बताओ गंगा नदी में कहां पर आके मिलती है, तो आपको बताना है कन्नौज में, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पर, ठीक ना। कि ये बताओ रामगंगा किसकी सहायक नदी हुई, गंगा की सहायक नदी हो गई, ठीक ना। और ये कहां पर आके मिलती है, कन्नौज। और मैं आपको बता दूं जो कन्नौज सिटी है ये इत्र के लिए जाना जाता है, इसको हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब अपनी गंगा नदी को ना और आगे बढ़ाएंगे, लो भैया अपनी गंगा नदी को और आगे बढ़ाते हैं, मजे लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे देखो यहां पर झारखंड होगा, झारखंड से एकदम ऐसे कट करके ये निकल जाता है झारखंड, और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और आगे लो भैया आगे निकाल दिए, ठीक ना। अभी तो अभी बताएंगे तब आगे से, ठीक ना, इतना आप समझ गए। अच्छा मैं इस जगह को थोड़ा मिटा दे रहा हूं, आप अपने से लिख लेना, क्योंकि मुझे और भी चीजें यहां पर करनी है अभी, ठीक ना। अब देखो भैया, अब एक चीजें आपको और सुन लेनी है, पहले देखो ध्यान देना बढ़िया से। यहां पर भैया एक जगह है, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर एक जगह है, ठीक ना। और इस जगह का नाम है भैया पीलीभीत, इस जगह का नाम क्या है, हम कहेंगे पीलीभीत। कहीं अलग से लिखना, समझ गए, मैं यहीं पर लिखूंगा क्योंकि मेरे को दिखाना है, ये है पीलीभीत, पीलीभीत। और यहां पर एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील, फुलहर झील, ठीक ना, पीलीभीत फुलहर झील। और यहीं से एक नदी निकलती भैया, उस नदी का नाम भैया गोमती नदी, उस नदी का नाम क्या रखेंगे हम, गोमती नदी, ऐसे गोमती नदी आ रही है। ये कौन सी नदी है, गोमती नदी है, गोमती नदी। और ये जो गोमती नदी है ना, इसी के किनारे आपको मैं बता दूं, इसी के किनारे आपका एक शहर है जिसको बोलते हैं लखनऊ।
लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक ना, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक ना। अच्छा, गोमती नदी की एक सहायक नदी भी है, इसको हम बोलते भैया साई। गोमती नदी की जो सहायक नदी उसको बोलते हैं साई, और साई के किनारे प्रतापगढ़ बसा है, समझ गए। साई नदी के किनारे कौन सा बसा है, प्रतापगढ़, ठीक है। गोमती नदी के किनारे हम कहेंगे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब किसके किनारे बसे हुए हैं, तो हम कहेंगे भैया गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी कहां से निकलती है, पीलीभीत के फुलहार झील से निकलती है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये चीजें कि पीलीभीत जो है, पीलीभीत के फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है। भैया ये जो ना, ये कहीं पर्वत पठार नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये दलदल टाइप में है, समझ गए। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है, तो हम कहते हैं भैया यहीं से निकलती है गोमती नदी। याद रख लेना, एक ऐसी नदी है ये गोमती नदी, एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये अपने दिमाग में भर लेना, ये किसी पर्वत और पठार से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, हम कहते हैं मैदानी क्षेत्र से निकलती है, दलदली क्षेत्र से निकलती है। इसलिए याद रखे रहना कि गोमती नदी के बारे में। अच्छा, गोमती नदी के बारे में बाबू जब तक आप बढ़िया से नहीं याद रखोगे, दिक्कत आपके लिए ही है, ठीक ना। अच्छा, गोमती नदी हो गई। अब अच्छा पूछेगा, ये गोमती नदी कहां पर आके मिल रही है। गोमती नदी जो होती है गंगा नदी में कहां पर आके मिलती है, तो भैया इस पॉइंट का नाम आप लिखेंगे गाजीपुर। क्या नाम लिखेंगे इसका, तो हम कहेंगे भैया इसका नाम लिखेंगे गाजीपुर। सही सही बात तो ये है कि ये बनारस और गाजीपुर के एकदम बॉर्डर पर मिलती है, समझ गए। मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि भैया ये देखो, क्या बोला मैंने, गाजीपुर जो है ये गोमती नदी जो होती है ये गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर आके मिलती है। ये पॉइंट याद कर लिए, एकदम याद कर लिया, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो बाबू यहाँ पर क्या कुछ है, अगर दो मिल रहे हैं तो कुछ कभी कभी बन जाता है, कभी कभी लोग नहीं बनाते हैं, तो भैया यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर एक धाम है जिसको हम बोलते भैया मरकंडे महादेव धाम, मरकंडे महादेव धाम, ठीक ना। ये पूछेगा कि मरकंडे महादेव धाम कौन सी नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे या कौन सी नदियों के संगम पर बना है, तो आपको बताना भैया गोमती और गंगा के संगम पर बना। कहां भैया, गाजीपुर बताने, ठीक ना, गाजीपुर बताने। बाबू बढ़िया से पढ़ लो यार, ठीक ना। देखो थोड़ा हेल्थ मेरा सही नहीं है आज के डेट में, तभी मैं बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन चीजें देखो कितनी आसान लग रही है ना, कि अगर हम चीजों को मैपिंग से लेके पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बाबू इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। अच्छा चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया, ठीक ना, हाँ आप इतने एक्टिव हो। अब इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे और भी चीजें बनानी है, ठीक ना, और भी चीजें बनानी है भैया। देखो लेकिन आप नदी नहीं मिटाएंगे क्योंकि नदी रिवीजन करने के लिए काम देता है ये, ठीक ना। ये पीलीभीत लिखा था, पीलीभीत हटा देता हूं। अब आते भैया अलग चीज पर। अब चलते, देखो यहां बॉर्डर पे नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे आपको बता दूं तो थोड़ी बेहतरी के लिए बताता हूं कि भैया यहां पर एक ना जगह है काला पानी करके नाम, ठीक ना, और वहीं पर आपका मिलेगा मिलाम ग्लेशियर। देखो पहले यहां पर ऐसे बनाओ काला पानी रीजन, और जस्ट बगल में ऐसे आप बनाएंगे मिलाम ग्लेशियर। तो यहां पर मैं दोनों नाम लिखूंगा काला पानी, क्योंकि काला पानी को लेकर नेपाल के साथ अपना विवाद चल रहा है, ठीक ना। और ये कौन सा ग्लेशियर है, तो हम कहेंगे भैया ये मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। और इसी जो मिलाम ग्लेशियर है ना, ये नेपाल में पड़ता है, और काला पानी बॉर्डर पर है। ये कोई कहता मेरा, कोई कहता तेरा, ये चल रहा है, समझ गए। अब ये जो काला पानी है या मिलाम ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम भैया काली नदी, ठीक ना। इसको काली या महाकाली दोनों बोला जाता है। ऐसे ही ये बॉर्डर से ऐसे आती है, ऐसे बॉर्डर से देखो बॉर्डर से, फिर ये नेपाल की तरफ ऐसे झुक जाती है, समझ गए। तो ये कौन सी नदी बन रही भैया, तो हम कहेंगे भैया ये काली। अच्छा ये काली बोलोगे, और चाहे भैया इसको हम महाकाली बोलते, नेपाल में इसे काली के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। नेपाल में इसे किसके नाम से जाना जाता है, हम कहेंगे भैया काली के नाम से जाना जाता है। और जब यही काली नदी ना एंटर कर जाती कहां पर, उत्तर प्रदेश में, तब इसी नदी का नाम हो जाता है शारदा नदी। इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, शारदा नदी,
समझ गए? इसी नदी का नाम क्या हो जाता है? शारदा नदी। याद रख के रहना ये बात। फिर हम कहते हैं तो सर और कुछ क्या इसमें कुछ और खासियत है? खासियत एक है, खासियत एक ये है, यहां ना आपको मिलेगा ना मानसरोवर मिलेगा, ऊपर में आपको क्या मिलेगा? मानसरोवर। और मैं आपको बता दूं मानसरोवर सरोवर, और मानसरोवर के पास ना एक यहां पर ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम भैया अगर मैं आपको बता दूं तो ये है मापचांगो। कौन सा ग्लेशियर? ये मापचांगो, चांगो, ठीक ना। कहीं कहीं लिखा रहता है मापचुंगो, ठीक ना बाबू, इतना आप समझते रहना, क्योंकि ये देखो तिब्बतियन लैंग्वेज वैंग्वेज पड़ जाता है सब ना, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो जाती हैं, ठीक ना। अब कहीं कहीं किसी किसी बुक में मापचांगो दिया रहता है, कहीं कहीं मापचुंगो करके दिया रहता है, तो दोनों आप समझ लेना, चाहे मापचांगो बोले चाहे मापचुंगो बोले, ठीक ना। तो यहाँ मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर जिसका नाम रखा गया है मापचांगो, और इसी मापचांगो से एक नदी निकलती भैया, इस नदी का नाम रखा गया कर्णाली। इस नदी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे भैया इस नदी का नाम है कर्णाली, कर्णाली नदी, समझ गए? और ये जो कर्णाली नदी भैया हम कहते हैं जब ये नेपाल में पहुंचती है, इसकी एक सहायक नदी भी होती है जिसको हम बोलते हैं भैया सेती, ठीक ना। कौन सी सहायक नदी इसकी है? तो हम कहेंगे भैया सेती, सेती इसकी सहायक नदी, सेती ता है, ठीक ना। तो सेती किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे भैया कर्णाली की। वाह यार वाह, ठीक है ना। फिर भैया कहते हैं एक नदी इधर से और आके इसमें मिल जाती है, अब मैं नाम मिटाना पड़ेगा मेरे को, कर्णाली आप लिख लियो हो ना, नाम मिटा देता हूं। एक नदी इधर से और आके ऐसे मिलती है भैया, इसका नाम अगर से देखा जाए तो इसका नाम भैया तीला, इसका नाम क्या है? तीला। और एक नदी ऐसा और आके इसमें मिलती है भैया, इसका नाम है बेई। तीन नदियां, मतलब ये जो काली सी दिख रहा हो इसका नाम है कर्णाली, ठीक ना। इधर जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये सेती है, और इधर वाली है तीला, और इधर वाली है बेई। ये मतलब ये तीन नदियां कर्णाली की सहायक नदी हो जाती हैं। और जब ये सहायक नदी हो जाती है, फिर ये ऐसे नदी आगे बढ़ती आगे बढ़ती आगे बढ़ती आगे बढ़ती आगे बढ़ती आगे बढ़ती, अब शारदा नदी क्या कर जाती है? इसमें मिल जाती है, समझ गए? और जब ये शारदा नदी इसमें मिल जाती है, मैं आपको बता दूं ये नदी ऐसे और चलती है, दूर तक चलती है भाई, दूर तक चलती है। हम कहते हैं जब ये शारदा नदी इसमें मिल जाती है, समझ गए? उसके बाद देखो नेपाल में एक जगह है जिसको मतलब एक पर्वत है जिसको हम बोलेंगे भैया धौलागिरी। देखो बढ़िया, बहुत अच्छे हैं ये सब। ये क्या है? धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में एक जगह है धौलागिरी, या ये पर्वत है, और इसी पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम रखा गया है राप्ती। धौलागिरी श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है, पढ़ाया हूं मैं, पर्वत पठार में ये मैं पढ़ाया हूं। तो धौलागिरी पर्वत कहां पर है? तो आप कहोगे ये भैया सीधे आपको बताना नेपाल में है, और इसी श्रेणी से ना एक नदी निकलती है भैया, इस नदी का नाम रखा गया है राप्ती, राप्ती नदी। और जो ये राप्ती नदी होती ना, इसी के किनारे गोरखपुर शहर बसा है, राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर शहर बसा है, याद रखे रहना, राप्ती नदी के किनारे ही गोरखपुर शहर बसा है। अब मैं क्या करता हूं, ये देखो आके मिल गई, आके मिल गई। अब आपसे पूछेगा ये बताओ, ये जो राप्ती नदी होती है ना, ये कहां पर आके मिलती भैया? हम कहेंगे ये कहां पर आके, देखो पहले देखो इसका नाम क्या था भैया? हमने कहा कर्णाली था, और इधर से इसमें देखो पहले ये काली, फिर काली के बाद इसमें कौन सी? इसी काली नदी का नाम भारत में शारदा पड़ जाता है, ठीक ना। भारत में इसको हम किसके नाम से जानते हैं भैया? काली नदी को, तो हम कहेंगे भैया भारत में इसको हम शारदा के नाम से जानते हैं, शारदा, शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और जब शारदा बाबू इसमें मिल जाती है, कर्णाली से जब शारदा मिल जाती है, तो भैया इसी नदी का नाम हो जाता है घाघरा, घाघरा नदी। और जो ये घाघरा नदी होती है ना, इसी को भैया अवध क्षेत्र में सरयू के नाम से जाना जाता है। अवध क्षेत्र का मतलब अयोध्या वाले रीजन्स में, समझ गए? याद रखे रहना। तो ये जो पहले देखो, पहले काली थी, काली के भैया मतलब कि उत्तर प्रदेश में नाम शारदा हो जाता है। कर्णाली आती, कर्णाली जब शारदा से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। और इसी घाघरा नदी को अवध क्षेत्र में हम किसके नाम जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं, समझ गए? जिसके किनारे आपका अयोध्या शहर बसा हुआ है, ठीक ना। क्या याद रखेंगे?
भैया अब देखो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जितना बता रहा हूं आप इतना पढ़ के जाइए, कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैं कह रहा हूं शारदा, शारदा के बाद आप कहोगे भैया ये जो घाघरा नदी है, हम कहते हैं इसी घाघरा नदी को अवध क्षेत्र में सरयू के नाम से जाना जाता है, और सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? अयोध्या शहर बसा हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे एकदम समझ गए यार। अब कुछ इसमें बचा ही नहीं कि जो मैं आपको बताऊं और भी है, ताकि आपको प्रॉब्लम सुनाऊं, ये सारी चीजें। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया हम कहेंगे अब ये कहाँ आ गए? राप्ती आके मिल गई। किससे मिल गई? हम कहते भैया राप्ती जो है ये हमारे शारदा वारदा वाली नदियों से मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? ठीक ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? कहाँ गया? जिसको हम क्या बोलते भैया? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। अच्छा एक चीज याद रखे रहना, ये भी पूछ सकता है ये कहां पर मिलता है, तो हम कहेंगे भैया देवरिया में। देवरिया में, और देवरिया के एक क्षेत्र है बरहज क्षेत्र, बरहज क्षेत्र में मिलता है। ये मिलती है नदी है तो मिलती है, ठीक ना? तो याद रखे रहना, धौलागिरी सरेडी से राप्ती नदी निकलती है और ये जाके भैया घाघरा में मिलती है। कहां पर भैया घाघरा में मिलेगी? तो हम कहेंगे भैया ये जाके देवरिया में मिलती है। समझ गए? अब यहां से घाघरा नदी और आगे चलती है, और आगे ऐसे देवरिया नदी चलती है, देवरिया कहते हैं, शारदा नदी या घाघरा नदी या सरयू नदी चलती है, और चलते चलते भैया यहाँ पर जाके क्या मिल लेती है? गंगा नदी से मिल जाती है। और ये कौन सा जगह भैया? हम कहेंगे भैया ये है छपरा। छपरा कौन सा नदी? तो हम कहेंगे भैया छपरा। तो कभी आपसे पूछ ले घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? नहीं यार, छपरा। छपरा कहां है? बिहार में। छपरा कहां है? तो आप कहोगे बिहार में। भैया देखो नदियां तो हैं, पढ़नी तो पड़ेंगी आपको। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गधे हैं, अगर आप पढ़ते हैं आप तो बहुत अच्छे हीरो। 5 मिनट का लेक्चर और बचा है, ठीक ना? थोड़ी सी और लगाओ। अब देखो बाबू यहाँ सतपुड़ा श्रेणी थी, अब यहां पर मैं बनाता हूं एक और श्रेणी, इसका नाम रखूंगा अमरकंटक। इसका नाम क्या रखूंगा? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। अब ये जो अमरकंटक की पहाड़ी कहां है? एमपी। समझ गए? यहां से भैया एक नदी निकलती है, और ये जो नदी निकली भैया ऐसे देखो निकली, ऐसे नदी निकली, ऐसे नदी निकली, और ये पहुंच गई कहां पर? बिहार में, और बिहार के पटना में। और पटना के बाबू कौन से स्थान पे? हम कहेंगे भैया पटना के मनेर स्थान पर। पटना के मनेर में सोन नदी है। सोन नदी है। कौन सी नदी है? ये सोन नदी है। समझ गए? तो याद रखे रहना, अमरकंटक की पहाड़ी है भैया, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है, और सोन नदी ऐसे ऐसे चलते चलते जाके बिहार के पटना के मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। समझ गए? सोन। अब एक चीज याद रखे रहना, सोन नदी की एक और सहायक नदी भैया रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो आपको बताना भैया रिहंद नदी जो है ना, ये सोन नदी की सहायक नदी है। और भैया जहां पर रिहंद और सोन मिलते हैं ना, यहां पर एक आपको बता दूं झील बना है, जिसको हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ी सा ना इसको ऐसे बना लो तब, ताकि ज्यादा अच्छा रहे। ऐसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगी तो और मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। देखो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकली ऐसे करके, देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे गई है, ठीक ना? अब यहां से भैया रिहंद नदी ऐसे निकल के आई, रिहंद नदी ऐसे। तो याद रहना आपको ये कि भैया यहां पर जो ना उत्तर प्रदेश में ये मिलता है रिहंद। उत्तर प्रदेश में ये है क्या? रिहंद है, और ये क्या है? सोन है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, और ये क्या? तो हम कहेंगे भैया ये है बल्लभ पंत। आगे लिखेंगे भैया गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियों के संगम से बनता है, तो याद रखे रहना सोन और रिहंद के। देखो यहां पर रिंद है और यहां पर रिहंद है, याद रखना ये भी चीज, ठीक ना? अब बाबू एक चीज और, एक नदी है, एक नदी और इधर नीचे बनाता हूं,
एक नदी भैया यहां पर क्या ना हजारीबाग है, क्या है, हम कहेंगे भैया यहां पर है हजारीबाग। हजारीबाग की पहाड़ी झारखंड में, हजारीबाग की पहाड़ी कहां, झारखंड में। यहां से एक नदी निकलती है और ये भी ऐसे पटना के पास जाके मिलती है। पटना के पास एक यहां पर भैया फुलवारी शरीफ, फुलवारी शरीफ। और ये कौन सी नदी है, तो हम कहेंगे भैया ये है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी है, देखो दाहिनी सहायक नदी है। पुनपुन नदी जो है ये गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। पुनपुन नदी जो है ये गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। देखो कहां पर जाके मिल रही है, पटना के फुलवारी शरीफ में मिल रही है। और ये वाली सोन कहां जाके मिल रही है, पटना के मनेर में मिल रही थी, ठीक ना। पटना के मनेर में कौन मिलती है, सोन मिलती है। पटना के फुलवारी शरीफ में कौन मिलती है, पुनपुन मिलती है। किससे मिल जाती है भैया, गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब मैं भैया और थोड़ी आगे चलता हूं, हटा के चलता हूं, इन सबको चीजों को हटा के चलता हूं। अब देखो ये ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। काली वाली सब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब ये जो ये धौलागिरी है ना, धौलागिरी तो आपने एक देखा राप्ती निकल रही थी इसी के आसपास से, और मतलब कि आपको इसमें कोई भी एक प्रकार की भी हिचक और टेंशन नहीं है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताऊंगा, इसी धौलागिरी श्रेणी से एक नदी, क्योंकि भैया धौलागिरी श्रेणी है, श्रेणी ऐसे लंबी सी होती है, तो हम कहेंगे भैया इसी श्रेणी से एक नदी और निकलती भैया, और इस नदी का नाम होता है गंडक नदी। इस नदी का नाम हम क्या रखेंगे भैया, गंडक नदी। समझ गए। अच्छा गंडक नदी को भैया नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और बोल देता हूं, गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। अब आपसे पूछेगा ये भैया देखो गंडक नदी भी आके मिल गई, अब इसका कॉन्फिडेंस पॉइंट नहीं पूछेगा, इसलिए आपको पढ़ना भी नहीं है। समझ गए। अच्छा इसी धौलागिरी श्रेणी के आसपास से एक और नदी निकलती है, इसका नाम भैया बूढ़ी गंगा, या कहते हैं बूढ़ी गंडक। इसको हम क्या बोलेंगे, बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं इसको हम, बूढ़ी गंडक। समझ गए। धौलागिरी गंडक बूढ़ी गंडक सभी नदियां हो गई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। गंडक बूढ़ी गंडक समझ गए कि नहीं समझ गए। ये भी धौलाधर श्रेणी के आसपास से ये भी निकलती है। पहले बताओ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब मैं चलूंगा भैया सबसे कॉम्प्लिकेट पोजीशन पर। समझ गए। ये देखो नाम आपको ऐसे याद कर लेना है, ये है बूढ़ी गंडक, ये है गंडक। ऐसे पूछेगा, ये बताओ उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा, नहीं ऐसे पूरब से पश्चिम पूछ लेगा, ऑर्डर सेट करने के लिए पूछ रहा है। अभी बता रहा हूं सब, टेंशन मत लो आप, ठीक ना। अब भैया देखो अब आती है भैया एक बहुत ही जबरदस्त रिवर सिस्टम की बात। समझ गए कि नहीं समझ गए। पहले देखो यहां पर भैया देखो सिक्किम में आपको पता है यहां पर कंचनजंगा है, और कंचनजंगा से भैया एक नदी निकलती है, देखो ऐसे करके, समझ गए। और ये जो कंचनजंगा से एक नदी निकली भैया इसका नाम है भैया तमोर कोसी। इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे भैया इसका नाम है भैया तमोर कोसी। तमोर कोसी बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए। ये है तमोर कोसी नदी, सिक्किम के कंचनजंगा से ये तमोर कोसी निकली है, उसी श्रेणी से ये निकली है। फिर कहते भैया हम आते भैया यहाँ पर चीन में एक जगह भैया, चीन में, ठीक ना। यहां से एक और निकलती है, इसका नाम भैया अरुण कोसी। इसका नाम क्या है, अरुण कोसी। अरुण कोसी भैया देखो थोड़ा अपने दिमाग में ना चीजों को भर के रखा, तभी ये भूलेंगे नहीं, नहीं तो ऐसे ऐसे निकलती चली जाएंगी, ठीक ना। फिर हम कहते भैया यहां से एक और नदी निकलती भैया ऐसे ही आपको चीन के साइड से ही, जिसको हम बोलते भैया, इसको बोलते हैं दूध कोसी। दूध कोसी इसको बोला जाता है, दूध कोसी। देखो नाम बढ़िया से याद कर लेना, बस और कुछ नहीं इतना कहूंगा ऐसा। अच्छा ऐसे एक और नदी निकलती भैया जिसको हम नाम लेते हैं लेखू। ऐसे एक नदी और निकलेगी ऐसे आके इसमें दूध कोसी में मिल जाती है, इसका नाम भैया ऐसे वो नेपाल से ही निकलती है, जिसको हम बोलते भैया लेखू कोसी। केवल लेखू भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक ना। फिर हम कहते हैं और कुछ और नदियां निकलती भैया,
ऐसे और भी अगर मैं आपसे बात कर दूं, यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम भैया तामाकोसी, इसमें आके मिल जाती है। ये है तामाकोसी, तामाकोसी, ठीक ना। क्या क्या नदी बता रहा हूं भैया, देखो तमोर कोसी, फिर इधर आप कहेंगे अरुण कोसी, देखो 1 2 3, दूध कोसी, लेकु कोसी, फिर ये तामा कोसी। अगर आप दिख रहे होंगे अभी तक मैं 5 नदियों को बना दिया हूं। अब एक नदी और आपको बतानी है भैया, इसको निकालनी है यहां तिब्बत वाले रीजन से। ये है भैया, अगर मैं आपको बता दूं, ये है आपकी थोड़ी सी बड़ी तामा कोसी, आप ऊपर लिख लेना। ऐसे मिला दिया लाके भैया, कहां पर, मैंने कहा इसमें मिला दिया। इसका नाम है भैया सनकोसी, सनकोसी, ठीक ना। इसका हम बोलते भैया तामाकोसी, तामाकोसी। और एक इसमें छोटी सी नदी ऐसे लाके मिला देते भैया, इसका नाम है इंद्रा, इंद्रावती बोल देते, इंद्रावती, ठीक ना। ये वाली इंद्रावती हो गई। अब ये जो आपको दिख रही होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6, और मतलब ये 6 और ये 7, 7 नदियां जो मिल रही हैं, ये सातों मिलके क्या बनाते भैया, हम कहते भैया ये सातों मिलके ना बना लेती हैं सप्तकोसी, सप्तकोसी। नेपाल में इनको हम किसके नाम से जानते हैं, सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, 7 कोसी, ठीक ना। तमोर कोसी, अरुण कोसी, दूध कोसी, लेखु कोसी, तामा कोसी, सन कोसी, इंद्रावती कोसी, इतनी नदियां मिलके क्या बनाती हैं, सप्तकोसी। और जब यही सप्तकोसी कहां पर पहुंचती है, बिहार में पहुंचती है, तो इसका नाम हो जाता है कोसी। इसका नाम क्या हो गया, आप कोसी के नाम से अब ये बिहार में जानी जाएगी। और इसको बोलते भैया ये बिहार का शोक है, बिहार का क्या, ये शोक, दुख है, समझ गए। और ये क्या करते भैया, ये देखो ऐसे आते 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 ये भैया भागलपुर के कहलगांव में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक ना। कहां पर भैया, हम कहेंगे ये मिल गई कहलगांव में। और ये कहलगांव कहां पर है, तो आप कहोगे भैया भागलपुर, ठीक ना, भागलपुर। तो कहलगांव में ही आके मिले, भागलपुर केले के लिए बहुत फेमस है। अब आगे चलते हैं भैया, हम कहते भैया यही अगर आपको देखा, मतलब देखा जाए सिक्किम में इसी के पास से ही एक नदी और निकलती है, इसका नाम रखा जाएगा महानंदा नदी। ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये भी आके क्या कर जाती है, मिल जाती है। ये है महानंदा नदी। और ये जो महानंदा नदी है, ये आके वेस्ट बंगाल में इंग्लिश बाजार नाम है, इंग्लिश बाजार, इंग्लिश बाजार के पास में आके मिल जाती है, इंग्लिश बाजार के पास। इसको हम भैया मालदा के नाम से भी जानते हैं। आपने नाम सुना होगा फरक्का बैराज। जैसे ये मिलती है, अब देखो आपको यही समझने हैं, जब ये मिलेगी अब ये क्या करेगी, गंगा नदी धीरे से कहां प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। और एक इसका ये टूट जाती है, इसकी एक क्या बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं भैया वितरिका बोलते हैं। और जो इधर टूट के चली जाती है कहां पर, वेस्ट बंगाल में, जिसको हम कहते हैं भैया हुगली, हुगली नदी, जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, हुगली नदी, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा है। और जब ये कहां पर प्रवेश कर जाती है, इसका एक ब्रांच जाके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, समझ गए। याद रखेंगे, याद रखेंगे कि नहीं, कि भैया देखो इसका एक ब्रांच का हुगली कट के चली जाती कहां पर, हम कहते भैया ये पश्चिम बंगाल से होते हुए, और हुगली के किनारे ही आपको बता दें, जिसको हम क्या बोलते भैया, कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज इसी नदी पे बना, हुगली नदी पर ही बना, ठीक ना। याद रखेंगे इतनी सब सारी चीजें। अच्छा अब आता भैया ये देखो हजारीबाग पहाड़ी आपने देख लिया। अब भैया आपको मैं बता दूं एक नदी और ऐसे निकल के गई है ऐसे करके, इसका नाम भैया मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी। अब पूछेगा मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना हुगली की सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। ये भैया निकलती है कहां से, झारखंड से निकलती है। अच्छा एक यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, लिख देता हूं, छोटा नागपुर पठार है। और यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है दामोदर नदी, समझ गए, दामोदर नदी लिखेंगे भैया, दामोदर नदी।
और दामोदर नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, ये भी जाके कहाँ पर मिलती है, हुगली नदी से मिल जाती है। तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी कोयला क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के लिए बहुत ही फेमस है। याद रखे रहना, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगर इसमें आपको कोई भी और कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, समझ गए। और दामोदर नदी को भैया पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी है, ऐसे ही दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद लिख लेंगे जो आपको चीजें नहीं आती हैं। और जो कोसी होता है ना, कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये आज चल रही है इधर से, कल चलेगी इधर से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया, मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी ये जानी जाती है। और इसीलिए इसमें बाढ़ भी आते हैं, मेंडर्स ज्यादा बनाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए थी आज, ठीक ना। समय भले लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक एक नदी का नाम फिलअप किया हूं, ऐसे अगर आप फिलअप किए होंगे तो आपको शायद सारी चीजें आ भी गई होंगी, ठीक ना। ठीक, अगर कुछ भी आपको दिक्कत ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। देखो, ऑनलाइन क्लास में आपको चीजें रटाई नहीं जा सकती, रटना आपको खुद पड़ेगा, ठीक ना। अगर इसमें आपको चीजें नहीं समझ में आती, जैसे मैं बता रहा हूं केवल ऐसे पकड़ते चले जाओ। अब कभी पेपर में ऐसे पूछेगा, ये बताओ, आपको उसमें 4 नदियां दे देगा, कहेगा इनका बताओ पश्चिम से पूरब का ऑर्डर बताओ। तो भैया जैसे मैंने कहा कि भैया अभी मान ले यहाँ से सिंध उठा के दे दे, फिर यहाँ से आपको सोन उठा के दे दे, फिर आपको पुनपुन उठा के दे दे, समझ गए। तो आपको सेट करना होगा कि सबसे पहले सिंध होगा, फिर सोन होगा, फिर पुनपुन होगा। तो यही तो हुआ पश्चिम से पूरब, ऐसे ऑर्डर इसमें भी ऐसे दे देता है। ये बताओ, काली राप्ती ऐसे करके देगा, काली राप्ती गंडक बूढ़ी गंडक कोसी ऐसे करके देगा। तो आपको सेट करना होगा कि इनको पश्चिम से पूरब पूछेगा कि पूरब से पश्चिम पूछेगा। ये सब आपको सेट होने जाना चाहिए। और ये देखो, ये जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ा दिया हूं ना, ये जो 7 नदियां पढ़ाया हूं, ये 7 नदियां मिलकर सप्तकोशी बना लेती हैं। और जब यही सप्तकोशी कहां पर पहुंचती हैं, बिहार पहुंचती थी, इनको हम कोसी के नाम से जानते हैं भैया, समझ गए। थैंक यू।